हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम शुरू करेंगे अपना 10th की साइंस का फिजिक्स का पोर्शन। देखिए 10th की साइंस का हमने केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और फिजिक्स के पोर्शन और बायोलॉजी के पोर्शन की शॉर्ट्स वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का जो पहला लेक्चर है, यानी कि चैप्टर नंबर 10 जो है आपकी साइंस का, जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम जो शॉर्ट्स में हमने पढ़ा था उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अभी लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि ये वीडियोस और बाकी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने के लिए मिल सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है, भाई ये प्रकाश क्या होता है। तो देखो भाई, हम और आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप एक बात बताओ, क्या आप रात में चीज़ों को देख पाते हो, तब आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप चीज़ें रात में नहीं देख पा रहे हैं, या मैं हूँ या कोई भी हो वो रात में चीज़ें नहीं देख पा रहा है, तो कुछ तो ऐसा अंतर आता होगा ना दिन और रात में। तो वो जो अंतर है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो ही है प्रकाश। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य इतना सा है कि प्रकाश वो युक्ति है, या कह लीजिए वो माध्यम है, जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ से प्रकाश हटा दिया जाए, अगर हमारे जीवन से प्रकाश हट जाएगा, तो हमारा जो जीवन है वो अंधकार में पहुंच जाएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये जो उल्लू वगैरह होते हैं, या फिर और जो हमारे पशु पक्षी होते हैं बच्चों, ये उतने अच्छे से प्रकाश नहीं देख पाते, यानी इनको उतने अच्छे से कलर्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, अगर मैं आपको एक यहाँ से छोटी सी बात बताऊं, तो जो पशु पक्षी होते हैं ना, ये सिर्फ या तो काला रंग देख पाते हैं या सफ़ेद रंग देख पाते हैं, और ये दिन में ही देख पाते हैं, रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाते। रीज़न प्रकाश है भाई। क्यों? क्योंकि जब तक प्रकाश आपके नेत्र पर नहीं पड़ेगा तब तक आप किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे, यानी कि उस वस्तु का आपके नेत्र में प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अब नेत्र में प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा तो मस्तिष्क उसको बता नहीं पाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि नेत्र में प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, मस्तिष्क उसको बता नहीं पाएगा, तो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं, पहली बार आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर ही है ह्यूमन आई, मानव की आँख। उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आँख का मतलब क्या होता है। आँख में एक लेंस होता है भाई, उस लेंस की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। फिर आँख का कनेक्शन दिमाग से होता है, उस दिमाग से हमें सेंसेस मिलते हैं। दिमाग आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को कि देखो ये वस्तु ये है। ठीक है, तो ये चीज़ पे आप बिल्कुल मत जाइएगा कि हाँ जी इन्होंने ऐसा बोल दिया तो ये हमें समझ में नहीं आया। फिलहाल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इतना समझिए कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम या एक ऐसी युक्ति है जो आपको चीज़ों को देखने योग्य बनाता है। यानी अगर हम अभी अभी इस रूम में से लाइट हटा दें, जाहिर सी बात है कि आप मुझे भी वीडियो में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, या आप जहाँ पे अपने रूम में बैठ करके देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, तो आप बिना प्रकाश की सहायता से ना तो मुझे देख पाओगे, ना इस वीडियो को देख पाओगे, ना ही किसी और चीज़ को देख पाओगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर आप अपने पूरे जीवन में कुछ भी देख रहे हैं तो किसकी वजह से देख रहे हैं? प्रकाश की वजह से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है भाई प्रकाश। अब ये जो प्रकाश है ना, ये कुछ ना कुछ घटनाएं करता है। घटनाएं कैसे? प्रकाश जो है वो दो प्रकार की घटना मुख्यतः करता है, जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जो आपको पढ़नी है। करता है ये बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपवर्तन और परावर्तन पढ़ना है, तो हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो इसके बाद पहला हेडिंग लिखते हैं हम चैप्टर का, जो है प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो पहले समझते हैं प्रकाश के परावर्तन की थ्योरी, फिर बनाएंगे इसका चित्र, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में जो ये लिखा है ये होता भी है ऐसा या नहीं होता। ठीक है, तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी लिखी हुई है कि किसी एक माध्यम में, ध्यान से सुनना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, उन वर्ड को मैं अंडरलाइन करे जा रहा हूँ या फिर उनको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, तो ये वर्ड ध्यान रखने वाले हैं, तो ये वर्ड आगे जाकर के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो किसी एक माध्यम में प्रकाश किरण का किसी समतल, चमकदार तथा पॉलिश किए हुए पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो ये तो थ्योरी हो गई। थ्योरी में क्या है, एक बार थ्योरी समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। एक माध्यम होगा, माध्यम का मतलब है, देखो माध्यम का मतलब होता है, जैसे कि आप इतना समझ लीजिए कि वायु और जल, यानी कहने का मतलब यह है कि
जिसके अणु अलग अलग होते हैं, माने अणु थोड़े से दूर दूर होंगे, गैस वाला माध्यम हो गया तो वो हो गई वायु। और जहाँ अणु थोड़े से पास पास आ गए तो माध्यम हो गया जल, थोड़े और पास आ गए तो माध्यम हो गया कांच। कांच मतलब एक ठोस माध्यम। ठीक है, समझ में आया आपको? सिर्फ इतना समझ लो, माध्यम का मतलब है ठोस द्रव गैस। ठीक है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो एक माध्यम में प्रकाश की किरण का किसी समतल, समतल तो समझते हो ना, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, चमकदार भी आप समझते होंगे, चमकदार और पॉलिश किए हुए पृष्ठ। अब पॉलिश किए हुए का क्या मतलब है? पॉलिश किए हुए का मतलब ये है भाई, एक तरफ से चिकना होगा और इसकी दूसरी तरफ होगी, उस पर पेंट मार दिया किसी ने। क्या कर दिया? पेंट कर दिया। बहुत अच्छे। तो पॉलिश किए हुए पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कह देते हैं और टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कह देते हैं। ये तो थी डेफिनेशन, यानी कि थ्योरी। अब इसका चित्र देखते हैं भाई, चित्र कैसे बनेगा। तो देखो, हमने क्या कर लिया, हमने ना एक समतल की बात चली थी ना बच्चों, तो हमने एक समतल के लिए एक प्लेन लाइन खींच दी। फिर चमकदार था, चमकदार हमने मान लिया कि चमकदार है। अब हम यहाँ 2D में चमकदार तो दिखा नहीं सकते हैं। उसके बाद हम एक चीज दिखा सकते हैं कि पॉलिश किया हुआ। तो हमने मान लेते हैं इसके दो पृष्ठ हैं, एक नीचे वाला भाग है, एक ऊपर वाला भाग है। नीचे वाले भाग को हमने पॉलिश कर दी। देखो, हमने पॉलिश के लिए क्या कर दिया, शेड दिखा दी कि भाई मान लेते हैं पॉलिश कर दी। एक्चुअली में थोड़ी ना है ये, हम तो डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। तो ये एक एक्चुअली में हमने एक चमकदार पॉलिश किया हुआ चिकना पृष्ठ बना दिया। उसके बाद इससे प्रकाश किरण आ रही है, तो एक मान लेते हैं भाई प्रकाश की किरण। एक काम कर लेते हैं, इसको बीच में से ना थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। मान लो ये ऐसा करके ना एक नॉर्मल से खींच दी हमने, एक लाइन खींच ली नो, और इस लाइन का नाम भी नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक नॉर्मल सी लाइन खींच दी बिल्कुल बीच में से डिवाइड करने के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसने जिस बिंदु पर हमारे इस परावर्तक पृष्ठ को टच किया, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके आई। ये लाइन क्या है? बेसिकली ये है प्रकाश की किरण। चूंकि ये किरण नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि प्रकाश के अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए इस किरण का नाम पड़ा है बच्चे आपतित किरण। क्या नाम पड़ा है इसका? आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है मेरे भाई आने वाली किरण। इसको दूसरे सीधी भाषा में, देसी भाषा में समझेंगे, आने वाली किरण। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आपतित का मतलब है आने वाली किरण। ठीक है, तो ये किरण हो गई आने वाली किरण, आपतित किरण। ठीक है, अब जब ये टकराएगी तो अगर ये भाई साहब चिकना तो है, अगर ये पीछे से पॉलिश नहीं होता तो ये जो किरण है ना, ये वापस इसको चीरती हुई बाहर चली जाती। लेकिन चूंकि ये पॉलिश है तो इसलिए जहां टकराई है इसी बिंदु से किरण वापस चली जाएगी, टकरा करके ऊपर को मुड़ जाएगी। यानी देखो, आ रही थी ऐसे करके और चली गई वैसे करके। तो जो जाने वाली किरण है इसको बोलते हैं भाई परावर्तित किरण। और देखो तुम, हमने चित्र बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे कि डेफिनेशन में है। एक माध्यम है, देखो ये जो सरफेस है हमने मान लिया कि माध्यम वायु है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं माध्यम हमारा वायु है। माध्यम हो गया हमारा वायु। विरल माध्यम होता है ये, अभी मैं समझा दूंगा तुम्हें डिटेल में विरल क्या होता है। या सिर्फ इतना समझ लो, वायु का मतलब है गैस, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इतना हमें पता है, तो इसलिए लिखा है विरल। विरल मतलब दूर दूर। ठीक, तो वायु हो गया विरल माध्यम। एक माध्यम में आई, टकरा करके वापस चली गई, ये तो लिखा हुआ है। एक माध्यम में प्रकाश की किरण आई, समतल दर्पण है, समतल दर्पण लगा दिया, एक प्लास्टिक उसको पॉलिश कर दिया दूसरी तरफ से। ठीक है, एक पृष्ठ हो गया, पृष्ठ से टकराई और टकरा करके वापस चली गई। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसमें हमने एक लाइन लिखी है कि आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो सेम एज इट इज, आने वाली किरण और ये जो लाइन में नॉर्मल से खींची थी, इसके बीच बनने वाला कोण, कौन सी किरण है ये? आपतित। तो इस कोण का नाम पड़ गया भाई आपतन कोण। क्या नाम पड़ गया इसका? आपतन कोण। इंग्लिश में ना भाई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का आई उठा लिया तो ये इसका नाम पड़ा एंगल आई। क्या पड़ा? एंगल आई। ये जाने वाली किरण है, परावर्तित किरण है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है इंग्लिश में। तो रिफ्लेक्टेड का आर उठा लिया, तो जो दूसरा कोण ये बना जाने वाला, इसको कह दिया एंगल आर। समझ गए? एंगल आर। तो ये है चित्र प्रकाश के परावर्तन का। तो ये थी थ्योरी समझ में आ गया, थ्योरी से चित्र समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे अपने रूम की लाइटें बंद करनी होंगी, तो थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो बेसिकली मैं प्रैक्टिकल क्या करने वाला हूँ, एक ऐसा ही चिकना पॉलिशदार एक पृष्ठ लेने वाला हूँ। बेसिकली मैं छोटा वाला मिरर लेने वाला हूँ, जो छोटा सा हमारे मिरर मिल जाता है, और उस मिरर से मैं लाइट मारने वाला हूँ। फोन का ही मैं यूज करूंगा, देसी जुगाड़ बिल्कुल। और मैं उस लाइट को आपको दिखाने वाला हूँ कि मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट जो है बोर्ड पे पड़ेगी। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या आप भी हैं? तो देखिए।
तो हाँ, तो भाई मैंने कर दी अपने रूम की लाइटें बंद। तो अब देखिए भाई क्या करते हैं, मेरे पास है फ़ोन में मैंने जला ली है लाइट और मेरे पास है एक छोटा सा मिरर। अब हम क्या करने वाले हैं, मिरर को हमने रखा ऐसे और हम लाइट यानी कि प्रकाश के सोर्स को मिरर पर लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मिरर की इमेज बोर्ड पर बन रही है। मैं मिरर हिला रहा हूँ तो आपको इमेज हिलती हुई दिखाई दे रही होगी, दिख रही है जी। तो देखिए हो क्या रहा है, प्रकाश की किरण इस फ़ोन से जा रही है और ये एक चमकदार, चिकना और पीछे से पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, तो इससे टकरा करके ये अपना मार्ग बदल रही है, वापस उसी माध्यम में चली जा रही है। माध्यम हमारे आसपास में एयर है यानी कि वायु, तो विरल माध्यम है। तो देखिए यही है लाइव एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का। आने वाली किरण यानी कि जो रेज इससे निकल रही है फोन की लाइट से, वो हो गई आपतित किरण, और जो परावर्तन के बाद ये जा रही हैं ये कहलाएंगी परावर्तित किरण। जो आने वाली किरण का एंगल है वो कहलाएगा आपतन कोण, और जो जाने वाली किरण का एंगल है वो कहलाएगा परावर्तन कोण। अभी देखिए एक एक्सपेरिमेंट में इसी में आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं कोण का मान अलग अलग करूं तो आपतन कोण का मान हटाने बढ़ाने पर परावर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है या घट जाता है। देखिए मैं एंगल को क्या कर रहा हूँ, आपके सामने पे पास लेके आ रहा हूँ तो जो इमेज है वो बड़ी हो गई, मैं एंगल को दूर लेके जा रहा हूँ तो इमेज छोटी हो गई। एंगल का मान बढ़ गया तो उधर से रिफ्लेक्टेड एंगल भी बदल गया, यानी कि आपतन कोण अगर बदला जा रहा है तो परावर्तन कोण का मान भी परिवर्तन हो रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये है भाई प्रकाश के परावर्तन का एक्सपेरिमेंट। तो जैसा अभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा, मेरे हाथ में एक मिरर था, मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। तो जैसा भी आपने देखा, मैंने क्या किया था, एक मिरर को लिया था, रूम की लाइट बंद कर दी थी और मिरर पर हमने लाइट डाली फ़ोन से लाइट लगाने के बाद आप देख सकते हैं क्लियरली आपको बोर्ड पर इसकी परछाई दिखाई दे रही होगी, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही होगी। यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तन के बाद जो किरण जा रही है उन्हें परावर्तित किरण कहते हैं। अगर आप आपतन कोण का मान हटाओगे तो परावर्तन कोण का मान भी घटेगा, आपतन कोण का मान बढ़ाओगे तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो यही घटना है प्रकाश का परावर्तन। इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम प्रस्तुत किए गए। पहला नियम तो वही है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, जैसा कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट में भी किया। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु होता है जिस बिंदु पर किरण आकर के मिल रही है, आपतन बिंदु पर आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब। देखो आप इस बिंदु पर अगर फोकस करो तो इस बिंदु के ऊपर ही है, तीनों एक ही तल में है, इसीलिए कहा गया है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही जो आपका परावर्तन का दूसरा नियम है, ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। तो ये जो नियम है ये कॉमन आएगा आपके लिए अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। तो आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है भाई हमारा प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के साथ प्रकाश का परावर्तन वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा डेफिनेटली। 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा आप लिख के आएंगे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में, फिर उसके बाद उसका चित्र बना करके आएंगे, फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम बताएंगे और फाइनली लास्ट में भी चित्र बना देंगे अगर आपको सेकंड डायग्राम में चित्र बनाना की इच्छा हो रही है तो। ठीक है भाई। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी आपको चिकनी एक सतह दिखाई थी ना, बिल्कुल सपाट सतह दिखाई थी, एक समतल सतह दिखाई थी, अगर ये सतह गोलीय हो जाए, गोल हो जाए, तो वो जो दर्पण कहलाता है वो कहलाता है गोलीय दर्पण। यानी कि जब गोलीय सतह का कोई भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है तब उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के कैसे? एक हो सकता है इसका धसा हुआ भाग परिवर्तक पृष्ठ के कार्य करे, और एक बार जब गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग परिवर्तक पृष्ठ का कार्य करे। इसको मैं आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ले ली है एक चम्मच, नॉर्मल चम्मच जिससे हम घर पे खाना खाते हैं, तो हमने एक नॉर्मल चम्मच ली है। अब देखो इस चम्मच की अगर आप शेप ध्यान से देखोगे तो चम्मच में आपको 2 तरीके से चीजें दिखाई देंगी। 2 तरीके से कैसे? देखो अगर हम चम्मच के इस हिस्से की बात करें तो ये गहरा हिस्सा है यानी कि धसा हुआ भाग है, और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो यही वाला हिस्सा उभरा हुआ भाग हो गया। अब तो ये जो चम्मच है ये अगर आप ऐसे रख दोगे तो ये उत्तल दर्पण का कार्य करेगी, और अगर आप उभरा हुआ भाग दिखा दोगे तो ये अवतल दर्पण का कार्य करेगी। तो आइए दिखाता हूँ आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके। तो मैंने फिर से ले लिया है फोन और इस बार लाइट मैंने ऑफ करी नहीं है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण का एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। देखो उत्तल दर्पण में लिखा हुआ है जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। उभरा हुआ का मतलब है कुछ इस तरीके से, यही तो है उत्तल दर्पण, उभरा हुआ। ठीक है, तो उभरे हुए भाग पर हमने प्रकाश की किरण डाली। तो देखो आप देख सकते हो कि उभरे हुए भाग पर प्रकाश लगाने पर यहाँ पे हमें उसका परावर्तन दिखाई दे रहा है। देखो दिख रहा है आपको, इधर डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए
ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे प्रकाश डालते हैं, यानी कि इसके गहरे भाग पर प्रकाश डालते हैं, तो ये भी परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है और इस परावर्तक पृष्ठ को कह देते हैं हम अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के गोले दर्पण होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। आइए अब बात करते हैं आगे। तो भाई गोले दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझने के बाद आइए अब आगे देखते हैं। आगे बेसिकली गोले दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं गोले दर्पण से रिलेटेड, तो वो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब पढ़ाएंगे। आज का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। परिभाषाएं क्या, देखो सबसे पहला तो क्या होता है कि ये जो गोले दर्पण है ये किसी न किसी गोले का तो भाग होगा। देखो अगर मैं इस दर्पण का पूरा गोला पूरा करूं तो समथिंग इधर ऐसे ही बनेगा। सेम एज इट इज अगर मैं इस दर्पण का गोला पूरा करूं तो वो इधर की तरफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि गोले या दर्पण एक गोले का भाग होता है और हर एक गोला या फिर जो गोला आकृति होती है, वृत्ताकार आकृति होती है, उसका एक केंद्र होता है। तो जिस गोले का ये दर्पण भाग है उस गोले के केंद्र को बोलते हैं मेरे बच्चे वक्रता केंद्र। क्या नाम दिया मैंने? वक्रता केंद्र। ध्यान से सुनना बस इस नाम को। हाँ, मैंने जिस गोले का भाग होगा उसका जो केंद्र होगा, सेंटर पॉइंट, उसे कहेंगे वक्रता केंद्र। अच्छा, वक्रता केंद्र को हम लोग C से दर्शाते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको हम सेंटर फॉर C, तो C से दर्शाते हैं। अब देखो अवतल दर्पण जो होता है उसका धसा हुआ भाग अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो जब इसका गोला बनेगा तो जो उसका केंद्र आया होगा उसको C इधर की तरफ बनाएगा, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसके लिए हमेशा वक्रता केंद्र बाईं तरफ होगा, जबकि उत्तल दर्पण का गोला दाईं तरफ बनता है, इसलिए इसका वक्रता केंद्र दाईं तरफ होगा। ठीक है, तो दोनों में आप एक साथ ही समझते रहना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ठीक है, वक्रता केंद्र समझ में आया? बहुत अच्छे। अब दूसरी चीज आती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, वक्रता त्रिज्या। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ना एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है, आपको त्रिज्या बतानी है, तो आपका जवाब सीधे सीधे आएगा वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो सेम एज इट इज वक्रता केंद्र से लेकर के जहां पे दर्पण बना है, यानी कि जो भाग दर्पण का कार्य कर रहा है वहां तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। इसको दर्शाते हैं कैपिटल R से, रेडियस के लिए R आ गया। समझ गए? पहला पॉइंट था वक्रता केंद्र, दूसरा पॉइंट था वक्रता त्रिज्या। आई होप दोनों क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पोल। पोल बोलते हैं इसलिए इसको कैपिटल P से दर्शाते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं क्या होता है पोल। देखिए जो भी दर्पण है या जो भी कुछ है उसका बीच का एक भाग होगा, यानी कि एक मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उसी मिड पॉइंट को कहते हैं दर्पण के पोल। क्या कहते हैं? पोल। एक बार फिर से समझिए, कोई भी दर्पण हो उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल। कोई भी दर्पण हो उसका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आई होप। ध्रुव भी, तो 3 चीजें आपको क्लियर हो गई, ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 आइए। नंबर 4 होता है द्वारक। क्या होता है नंबर 4? द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक का मतलब होता है, देखो द्वारक, द्वार पे खड़े होने वाले। ठीक है, यानी जो द्वार होते हैं, द्वार का मतलब गेट, यानी कि जितना बड़ा है, देखो हमारा जो भी ये दर्पण है, ये दर्पण यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये 2 गेट हो गए ना इसके। इन्हीं गेटों को यानी कि M और N नाम दे दिया हमने, तो M और N क्या कहलाएंगे इस दर्पण के? द्वारक। सेम एज इट इज दूसरे वाले दर्पण पाइए, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो M से शुरू हो रहा है, N पे खत्म हो रहा है, तो इसके द्वारक भी क्या कहलाएंगे? M और N। कई बार ये x डैश दे देता है, कई बार ये x y दे देगा आपको। ठीक है, तो जितना दर्पण की लंबाई होती है वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, 5वां पॉइंट होता है इसका भाई, वो होता है फोकस, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मुख्य फोकस। क्या कहा? फोकस या मुख्य फोकस। अच्छा, इस पे गौर फरमाना, क्या चीज है भाई, क्या बवाल है मुख्य फोकस? तो मुख्य फोकस किसी भी दर्पण का वो बिंदु होता है जिस पर दर्पण से आने वाली सारी किरणें लगभग मिलती हैं या मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि किसी भी दर्पण का एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अगर आप उस किरण उस दर्पण पे लगाओगे, किरण उस दर्पण पे फेंकोगे, प्रकाश की किरण उस दर्पण पे आएंगी, तो वो उस बिंदु पर या तो जाकर के मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसी के कारण ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, अभी बता दूंगा। ठीक है, तो
एक ऐसा बिंदु जिस पर सारी किरणें आकर के मिलती हैं वो क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस। फोकस को इंग्लिश में FOCUS बोलते हैं, इसीलिए इसकी स्पेलिंग F से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम इसको दिखाते हैं कैपिटल F से। कैपिटल F क्या हो गया, दर्पण का फोकस हो गया। बहुत अच्छे, 5 चीजें क्लियर हो गई 5 चीजें क्लियर। छठी चीज पे बात करते हैं, तो 6th नंबर का पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। 6th नंबर का पॉइंट होता है फोकस दूरी। क्या नाम दिया मैंने, फोकस दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। ये क्या बवाल है भाई, दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, कहते हैं कैपिटल R। इसी प्रकार से दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f। ठीक है, स्मॉल f का क्या कहा, दर्पण के मुख्य बिंदु से लेकर के दर्पण के ध्रुव तक की दूरी। अच्छा, इस f और r में एक रिलेशन होता है r बराबर 2f। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे जाकर के चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। 1-1, 2-2 नंबर में न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, r बराबर होता है किसके, 2f। ये रिलेशन होता है, r क्या है वक्रता त्रिज्या, f क्या है फोकस दूरी। आगे बात कर लेंगे, या दूसरे शब्दों में आप इस ऐसे भी कह सकते हैं f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या। अच्छा, फोकस दूरी भी समझ में आ गई। तो ये 6 पॉइंट हैं आपके जो किसी भी गोले दर्पण के लिए मुख्य होते हैं। क्या क्या, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए मेरे साथ। वक्रता केंद्र, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र। इसी केंद्र से लेकर के दर्पण तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कैपिटल R से दर्शाते हैं। दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं पोल। इसके बाद बात करें तो जितना लंबा दर्पण होता है उसे द्वारक बोल देते हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर सारी किरणें मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पे देखो मिल रही है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब एक्चुअली में नहीं मिल रही है, हमने मान लिया कि मिल रही होंगी। तो ऐसे बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। इसी मुख्य फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है जो होता है r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो ये है सारी की सारी गोले दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, इनके बारे में आप देख लीजिएगा, मैंने आपको एज इट इज समझा दिया है। इसके बाद 2 प्रकार के प्रतिबिंब हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। क्या डिफरेंस है, रियल इमेज का मतलब क्या है कि जब किसी भी दर्पण से किरणें टकरा करके एक बिंदु पर एक्चुअली में मिलेंगी। ध्यान से समझना कि जब किसी वस्तु से चलने वाली किरण, प्रकाश किरणें एक बिंदु पर, ध्यान से सुनना, एक बिंदु पर मिलती हैं, ध्यान से देखना इन वर्ड्स को, एक बिंदु पर आकर के मिलेंगी किरणें, तब जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसा कि आप चित्र नंबर 1 में देख पा रहे हो, किरणें आई, टकराई, वापस F पे आ गई, क्योंकि एक ना एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर सारी किरणें मिलेंगी, जिसका मुख्य फोकस कह रहे हैं। तो यहाँ पे आई किरणें, आई टकरा करके एक बिंदु पर आ गई, टकरा करके एक बिंदु पर आ गई, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये मिल रही हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है वो कैसे कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। दूसरा चित्र को ध्यान से देखना, किरणें आई, टकराई, लेकिन टकरा करके वापस चली गई, आई, टकराई, टकरा करके वापस चली गई, तो हो क्या रहा है, ये हो तो प्रकाश का परावर्तन रहा है ना। देखो यहाँ पे भी आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई, तो एक्चुअली में इस बिंदु पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये मत भूल जाना कभी प्रकाश का परावर्तन बस एक ही टॉपिक है सोच करके भूल जाओ, नहीं भाई, टकराएगी, टकरा करके वापस चली जाना ही प्रकाश का परावर्तन है। यहाँ टकराई, टकरा करके वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन है। तो हर एक बिंदु पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि टकरा करके एक ही बिंदु पर 2 या 2 से ज्यादा किरणें मिलती हैं, तब इमेज वास्तविक कहलाती है। और जब ये इमेज अलग अलग निकल गई किरणें, लेकिन हमने मान लिया कि ऐसा करके हमें मिलती हुई दिखाई दे रही, एक्चुअली में नहीं मिल रही हैं, हमने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा है कि यहाँ मिल रही होंगी, तो इस बिंदु को तो इस तरीके से जो इमेज बनती है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और इस बिंदु को बोलते हैं भाई मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस। अच्छा, एक और काम समझ लो, गोला अगर दाईं तरफ बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र भी दायां होगा, वक्रता त्रिज्या भी दाईं होगी, फोकस दूरी भी दाईं होगी। क्लियर है? अगर गोला बाईं तरफ बनेगा तो सारा मामला बाईं तरफ आ जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि अवतल दर्पण का गोला बाईं तरफ है तो इसलिए किरणें एक्चुअली में मिल रही हैं, और उत्तल दर्पण का गोला दाईं तरफ है तो किरणें एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं, फैल रही हैं। यानी कि यहाँ से एक चीज आपको और क्लियरली दिखाई दे रही है कि अवतल दर्पण चीजों को सुकोड़ रहा है, और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण चीजों को फैला रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, मेरे अकॉर्डिंग काफी बड़ा भी हो चुका है ये बेसिक के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, उन नियमों को पढ़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों जो दर्पण हमारे पास आए, उत्तल और अवतल, इनसे जो नियम है
प्रतिबिंब बनने के वो क्या-क्या हैं, कैसी-कैसी स्थिति हैं जो कि कई बार पेपर में आपकी पूछी जाती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।